जात हरिणी टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं इसको, एमसीक्यू पॉइंट से। जहाँ तक भेद और बस कुल संख्या यहाँ तक की बात है तो क्वेश्चन थोड़े से फ्रीक्वेंट है, अदरवाइज बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं। जो अंदर की फर्दर डिटेल्स है उनसे बहुत ही कम है। हाँ, ऐसा नहीं कि आए नहीं हैं, आए हैं, ऑब्वियसली क्वेश्चंस आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। याद करना बहुत आसान है, याद करने में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप इजीली एक बार ही स्टडी से आपको पॉइंट याद रह जाएंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत रिवीजन लगाया तो वर्डिंग आप बहुत आसानी से कैच कर पाओगे। देखो एंटर करते हैं जात हरिणी में। कहाँ का रेफरेंस है, कहाँ का संदर्भ है ये? काश्यप संहिता का जो कल्प अध्याय, कल्प स्थान है, कल्प स्थान में रेवती कल्प नाम का एक अध्याय है। ठीक है, काश्यप संहिता में रेवती कल्प नाम का एक अध्याय है, वहाँ से ये लिया गया है। अध्याय की संख्या जो है वो काश्यप संहिता में नहीं मेंशन है, कुछ लोग 6 माना करते हैं, कुछ लोग कितनी मानते हैं, लेकिन मतलब रेवती कल्प, क्योंकि पूरी तो है नहीं, सिर्फ ऐसे ही करके दिया हुआ है तो बहुत मेंशन नहीं है चीज़ें। ठीक है, अच्छा उत्पत्ति पे आ जाओ। उत्पत्ति पे क्या बातें हैं? उत्पत्ति पे आपको बहुत लंबी चौड़ी सी कहानी है। ठीक है, देवताओं में असुरों में लड़ाइयाँ होती ही रही हैं। तो असुरों की तरफ से एक बार एक दीर्घजीवी नाम की एक लड़की है। ठीक है, वो बड़ी पावरफुल हो गई, उसने देवताओं को, ठीक है, संहार शुरू कर दिया। तो देवता हमेशा, देवताओं में खास बात है, देवता लोग जो है हेल्प करने से नहीं, हेल्प मांगने से जो है वो, कुछ भी कहो उसको, हेल्प मांगने में हमेशा तत्पर रहते हैं। ये नहीं करेंगे ईगो की वजह से किसी से सहायता ही नहीं मांगे, हमेशा मांगेंगे। तो झट से गए कार्तिकी से प्रार्थना कर दी, तो उन्होंने रेवती को भेजा। तो जो हम रेवती वर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये रेवती एक्चुअल में, ठीक है, कार्तिकेय ने भेजी थी दीर्घजीवी नामक असुर कन्या को मारने के लिए। उसने मारने के जो है मार मूर के सब खत्म कर दिया। ओके, पराजित कर दिया। ठीक है, अब जो ये संहार करते हुए असुर थे, ये मनुष्य अन्य प्राणियों के गर्भों में स्थित हो गए। ठीक है, रेवती ने उनको गर्भों में भी देख लिया और जात हरिणी बनकर उनका संहार कर दिया। ओके, क्या सिग्निफिकेंस अपने कोई बहुत मतलब नहीं, कुल मिला के है कि दीर्घजीवी नामक कन्या को जो मारने रेवती गई, वो दीर्घजीवी कन्या और असुर वगैरह जो है गर्भों में छिप गए इंसानों के, और फिर जात हरिणी ने वो गर्भों में भी मारना शुरू कर दिया। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि भैया बस ये दीर्घजीवी क्या चीज़ थी, ठीक है, कौन संहार करते उससे रिलेटेड। तो आपको याद रखना है, हाँ दीर्घजीवी नाम का एक वर्ड आता है, असुर कन्या थी जो मार रही थी, रेवती उसको मारने पहुंची थी, वो छुप गई, फलाना डिब्बा, खत्म। दीर्घजीवी रेवती, ये 2 वर्ड के इर्द गिर्द घूमती और कुछ नहीं। ये जो जात हरिणी है, ये इसका जो अफेक्टिव एरिया है वो क्या क्या है? तो जात हरिणी पुष्पमहंती, ठीक है, पुष्प मतलब रजयश्राव और अपना ये आर्तव वगैरह, ठीक है, उसको पुष्प ले सकते हैं। तो पुष्पमहंती, वपुश्चहंती मतलब फुल बॉडी वाले को भी मारती है। जाताश्चहंती, जो उत्पन्न हो चुका है, उत्पन्न होने वाला उसको मारेगी। जायमान, जो प्रोसीजर में, उसको मारेगी। जो पैदा हो चुका उसको मारेगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये सब लेवल पे काम करती है। ऐसा नहीं कि केवल गर्भ वाले को मारती है या केवल जो नवजात है उसको मारती है, या मतलब ये सब लेवल पे है इसका इफेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी एक लेवल पे इफेक्ट नहीं है। ओके, और क्या क्वेश्चन इसमें इस लाइन से बनते हैं? भाई इतना ही है, और कुछ नहीं। मतलब ये रजस्वला, गर्भिणी, प्रसूता, सभी स्त्रियों में, बच्चों में, एक्चुअली स्त्रियों से ही रिलेटेड है ये। और पीडिया और गायनी का टॉपिक है ये। ठीक है, पीडिया गायनी ओप्स का टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि बच्चा भी तो फाइनली मर ही रहा है। ठीक है, और ये स्त्री भी इफेक्टेड है। जात हरिणी के भेद, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ये साध्य असाध्यता की दृष्टि से ये थोड़ा ठीक से हो नहीं पाया, आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा। साध्य असाध्यता की दृष्टि से भेद हैं 3। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। साध्य असाध्यता की दृष्टि से 3 भेद हैं, और लोक भेद के अनुसार 3 भेद हैं। ये लोक भेद हैं, मैं लिख देता हूँ, बाद में भूल जाओगे। लोक भेद, लोक भेद, और ये लिखा है साध्य असाध्यता, साध्य असाध्यता। ठीक है, साध्य याप्य असाध्य, साध्य 11 या 10, याप्य 16 और असाध्य 8।
तो बात आती है कि साध्य 11 और 10 है, तो 11 में से क्या लगाना है, दोनों में से। तो दोनों में से फर्स्ट प्रेफरेंस अगर दोनों हो तो 11 को जाएगा, 11 नहीं हो तो 10 भी लगा सकते हैं, दोनों बातें ठीक है। एक जगह 11 एक जगह 10 इन्होंने कर दिया है, तो 11 10 है। टोटल काउंट कर लो इनमें से, तो 16 और 8 जो है 24 बनेंगे, 24 और 11 तो 35 टोटल बन जाएंगे। ठीक है, फिर लोक भेद के अनुसार आ जाओ। लोक भेद के अनुसार दैवी है, मानुषी है और तिरस्चीन है। तिरस्चीन में जो ये स है ये सलगम वाला होता है, ठीक से बन नहीं पाया इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, मानुषी में ओबेजली षटकोण वाला स है, तो ये थोड़ी मेरे से गलतियां हुई है, ये ठीक कर लेना। दैवी, मानुषी, तिरस्चीन। मानुषी में 4, मानुषी के फर्दर 4 भेद हैं, वर्णा, वर्णांतरा, लिंगिनी, करुकी। तिरस्चीन के फर्दर 5 भेद है, शकुनी, चतुष्पदी, सर्पा और क्या नाम इसका, मत्स्य और वनस्पति। अंदर का भेद पूछा गया हो ऐसी कोई देखने में नहीं आता। हाँ ये जरूर है, जैसे शकुनी आ गया, शकुनी यहाँ पे तिरस्चीन नाम की जात हरिणी का भेद है, और शकुनी उधर बाल ग्रह में भी आता है। ठीक है, तो ये हो जाता है कि भाई शकुनी जो है बाल ग्रह भी है और जात हरिणी भी, तो इस एंगल से क्वेश्चन आया हुआ है, अदरवाइज और नहीं आया कि अंदर भेद नहीं पूछा गया है। साध्य असाध्यता की दृष्टि से जात हरिणी जो है उनके लक्षण देखते हैं। तो साध्य के कितने हैं, 11 10 जो ये हैं। सबसे पहली बात तो यही होती है भैया कि पूछता है कि निम्न, बस सबसे इजी वाला ये अच्छा साध्य असाध्यता में सबसे पहली बात कन्फ्यूजन यही 11 10 वाला होगा। तो आप याद रखना साध्य जो जात हरिणी है उनमें 11 जात हरिणी की डिटेलिंग की गई है, पर जो संख्या उल्लेख है वो 10 ही है। जो संख्या बताई ना उन्होंने कितनी है साध्य, तो कहा कि 10 है, लेकिन जब डिटेल की तो की है 11। ओके ठीक है, तो आप आंसर में जो है 11 पहला 10 दूसरा लगाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा तरह का क्वेश्चन ये आता है कि नाम रख देगा और बताए पूछेगा कि बताओ ये साध्य है, असाध्य है या याप्य है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग साध्य याद करेंगे, याप्य याद करेंगे, जो बच जाएगी वो असाध्य होगी। याप्य याद करने में मेहनत ही नहीं लगती है बिल्कुल भी, और साध्य तो एक ना एक तो करना ही था, तो साध्य वाली पे हम पहले पहुंच रहे हैं, ये साध्य है। ठीक है, इनके नाम याद करने हमको, तो आप देखो ऐसे याद करना, साध्य शुष्क कटंबरा, मैं लिख दे रहा हूं, साध्य शुष्क कटंबरा, कटंबरा है ये। साध्य शुष्क कटंबरा विकट परिस्थितियों में, बहुत इजीली याद हो जाएगा आपका भी, इसके लिए टेंशन ले, कोई दिक्कत नहीं। विकट परिस्थितियों में साध्य शुष्क कटंबरा, विकट परिस्थितियों में पुष्प और अंडे को दुर्धर तरीके से लाई, दुर्धर तरीके से लाई, उनको काल रात्रि में मोहित एवं स्तंभित करके कोसा, उनको पुष्प को और अंडे को काल रात्रि में मोहित एवं स्तंभित करके कोसा। गॉट इट? ठीक है, एक बार शुष्क से भी एक मतलब निकलेगा, साध्य से मतलब है कि सारी साध्य में है ये वाली। शुष्क है, कटंबरा है, विकट है, परिस्थितियां हैं, ठीक है, और शुष्क होगी, कटंबरा होगी, परिस्थितियां, पुष्प है, अंडघन है, और दुर्धरा है, और कालरात्रि है, मोहित है, और स्तंभित है, और कोसा है। ये है इसमें, इनका नाम जो है हम जैसे जैसे अब पढ़ते जाएंगे तो नाम सारा आता जाएगा। ठीक है, तो आप उन नामों को, इन जो वर्ड लिखे हैं इनसे आप कोलेट कर लेना, जो जो हमने रेड कलर से वो किए, तो सारे नाम मैच हो जाएंगे। साध्य जात हारिणी में देखो, 10 एता जात हारिण्यो जीवन नाम आशु मातृसु असाध्य पुष्प घातिन्य साध्य गर्भ उपघातिता। जीवित माताओं में अर्थात जिनमें माता की मृत्यु नहीं होती, ये 10 जात हारिणियां जो है पुष्प को नष्ट करने वाली
और असाध्य और गर्भ पुष्प को नष्ट करने वाली, ये वर्ड है ना वो हो गया, यहाँ तक होना चाहिए था। और पुष्प घातनी जो है असाध्य, साध्य कह के वैसाध्य में शामिल किया उसको, और गर्भ उपघातक जो है साध्य मान लिया गया है। ठीक है, इसमें ज़्यादा चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। बात ये थी कि पुष्प घातनी को असाध्य और गर्भोत्पादक को जो है साध्य ऐसा माना था। ठीक है, हालांकि पुष्प घातनी का नाम जो आता है वो आता साध्य में है, लेकिन यहाँ पे लिखते वक्त असाध्य लिख दिया। जैसे अभी यहाँ जो पुष्प लिखा था ना, साध्य शुष्क कटम्बरा विकट परिस्थितियों में पुष्प और अंडे को, तो ये जो पुष्प वर्ड आया था, ये पुष्प जो है पुष्प घनी या पुष्प घातनी के लिए ही आया था, लेकिन यहाँ पे पुष्प घातनी का साध्य लिखा हुआ आती है, वैसे साध्य में ही है। जब एग्जाम में आंसर लगेगा तो ये साध्य में ही जाएगी। ठीक है, आप मोटा मोटा याद रखना, पूछने लगा कि भैया कि 11 आए तो 11 पहला आंसर, नहीं तो 10 लगाना है। पुष्प घातनी जो है वो साध्य में जाएगी, देखो। ठीक है, ये बात जो आपको बताई है वही बात नोट करके मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। अब शुष्क रेवती में आ जाएंगे। शुष्क रेवती में देखिए, शुष्क रेवती, अब यहाँ से कुछ भी मेहनत नहीं है, फटाफट याद होते चले जाएंगे। शुष्क रेवती में देखो आप, आषोडश वर्ष प्राप्ता या स्त्री पुष्पम ना पश्यति। ठीक है, प्रमलन बाहुर कुचा तम आहु शुष्क रेवती। ठीक है, आषोडश प्राप्ता या स्त्री पुष्पम ना पश्यति। देखो भैया, मतलब कि सब लिखा हुआ है हिंदी में, कोई आपको मेहनत नहीं लगानी कि षोडश वर्ष की अवस्था प्राप्त हो जाने पर भी जिसमें रजो दर्शन ना हो, पुष्पम ना पश्यति। पुष्प का मतलब वही था कि आर्तव नहीं निकला, रजो दर्शन नहीं निकला, बाहु और नितम प्रमलान हो, उसको शुष्क रेवती कहते हैं। शुष्क वर्ड से ही लग रहा है कुछ ना कुछ तो सूखा ही होगा, है कि नहीं? तो क्या सूखा है? बाहु और कुछ कुछ मतलब नितंब, ये सूख गए हैं। अच्छा, शुष्क सूख गए हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल कमी वगैरह रही है, तो उस वजह से जो है मीनार की नहीं हो पाया उसको, जो पहला मेंसेस निकलना था 16 वर्ष की अवस्था तक भी नहीं निकला वो, तो ये शुष्क रेवती है। अब इसमें एक बात और आप याद रखना कि आयु जो है पूरी जात हरिणी में आयु 2 जगह पे आई है। ठीक है, आयु का जो वर्णन है दो जगह पे आया है। एक तो यहाँ पे शुष्क रेवती में, ठीक है, शुष्क रेवती में, और एक आगे आएगा पोरुसादनी में। ठीक है, पोरुसादनी। कम अच्छी बात यह है कि दोनों ही जगह जो एज आई है, आयु आई दी गई है, ठीक है, एज जो दोनों जगह है वो 16 ईयर्स ही है। क्यों ऐसा याद करा रहे हैं? तो एक तो आपको ये बात हुई कि अगर षोडश वर्ष ऐसी कोई बात जात हरणी के संदर्भ में आए तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं, एक शुष्क रेवती, एक पोरुसादनी। दूसरी ये बात, जात हरणी के संदर्भ में अगर कभी कोई एज पूछी जाए तो वो हमेशा 16 ही वर्ष है, क्योंकि और कोई एज बताई ही नहीं गई है। जैसे कि मैं पूछ लिया कि बताओ कब तक मीनार्क नहीं हुआ, तो कौन सी वाली है, 15 साल तक, 16 साल तक, या 12 साल तक, 18 साल तक, तो 16 है। ये बात थी इसमें आषोडश वर्ष प्राप्त वाली। ठीक है, तो आषोडश वर्ष प्राप्त आपको पता होना चाहिए कि किसमें पुष्प नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, प्रमलान बाहु कुछ किसमें है, ठीक है, जो शुष्क हो रखी है, सूखी पड़ी है, उसके जो है बाहु और कुछ जो है मलिन है। कटम्बरा, कटम्बरा में आ जाओ भैया। ठीक है, कटम्बरा में क्या हो रखा है? विना पुष्पम तु नारी यथा कालम प्रणश्यति कृषाहीन बला क्रुद्धा सा चपि चोक्ता कटम्बरा। ठीक है, बिना पुष्पम तु यह नारी, ठीक है, बिना पुष्प के ही जो है, ठीक है, यथा काल जो है प्रणश्यति हो गई, मतलब पूरी लाइफ जो है उसको मेंसेज रहे ही नहीं। ठीक है, हालांकि उसकी एज में कोई डिफरेंस, वो डिफिकल्टी नहीं है। जो मान लो 80 साल जीना था तो 80 साल ही जिए, ये नहीं कि उसको पुष्प दर्शन नहीं हुआ तो उसकी एज भी कम रही है, 20 में ही चली गई थी, नहीं। तो ये कोई कोरिलेशंस नहीं है, बेसिकली इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो हिंदी में लिखा गया है, ये कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, वो कह रहे हैं बिना पुष्पम, तो इन्होंने एमेनोरिया लिख दिया है। ठीक है, और विदाउट इन्फ्लुएंसिंग लॉन्गिट्यूड, एज उतनी ही है इसकी। तो बिना पुष्प दर्शन रजो दर्शन के जो स्त्री जो है यथाकाल, यथाकाल मतलब जो टाइम जाना था, टाइमली डेथ है उसकी, अनटाइमली नहीं है, पूर्ण आयु में ही नष्ट होती है। कृष होती है, हीन बल वाली होती है, क्रुद्ध होती है, उसको कटम्बरा कहते हैं। तो कटम्बरा से आप याद रखना कटाई, जैसे फसलों की कटाई होती है, कटम्बरा कटाई। कटाई जो की जाती है फसलों की, वो हमेशा यथाकाल की जाती है। कोई बिना टाइम के कभी अपनी फसलों को काटता है क्या?
ऐसा तो है नहीं कि फसल पकने वाली बाद में अब काट के भी बैठ गया। कटाई जो होती है वो हमेशा यथाकाल होती है। तो इससे आपको एक तो ये वर्ड याद रहा कि यथाकालम प्रणश्यति, यथाकाल जो नष्ट हुआ, यथाकाल जो कटाई हुई वो कटम्बरा में है, एक बात। दूसरी बात भैया ये याद रखनी पड़ेगी कि पुष्प उसमें नहीं था, विना पुष्पम था एकदम, ठीक है, ओके। और कटम्बरा से थोड़ा कृषा करके याद रख लेना, कृषा हीन बला क्रुद्धा सच उपयुक्ता, ओके। पुष्पगनी, पुष्पगनी है, पुष्प नहीं आ रखा, मतलब कि पुष्प के दो अर्थों में आयुर्वेदा यूज करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट में देखना पड़ता है। पुष्प को आर्तव के लिए भी यूज करता है, पुष्प को ओवम के लिए भी यूज करता है, ओके। तो यहाँ पे पुष्पगनी जो है, इसमें जो है वही पुष्प वगैरह या ये आपका आर्तव या ओवम वगैरह रिलीज नहीं हो रहा, ओके। वृथा पुष्पम तु या नारी यथा कालम प्रपश्यति स्थूल लोमस गंडा सा व पुष्पगनी सा भी रेवती, ओके। क्या हो रखा है कि वृथा पुष्पम, जो पुष्प जो है एकदम व्यर्थ हो जा रहा है, व्यर्थ पुष्प का दर्शन करती है, मतलब कि वृथा पुष्पम, पुष्प तो आ रहा है, मतलब रजस्राव तो हो रहा है, मेंसेस तो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर जो है वो ओवम नहीं बन रहा, ठीक है। मेंसेस तो हो रहे हैं, पुष्प तो हो रहा है, ठीक है, पुष्प तो हो रहा है, लेकिन अंदर जो है ओवम नहीं बन रहा, ठीक है, उसमें ओवम रिलीज ही नहीं हुआ उस वक्त, ठीक है, तो इसलिए जो है व्यर्थ हो गया, इसलिए कहा वृथा पुष्पम तु या नारी यथा कालम प्रपश्यति, बिना पुष्प जो निकला वो व्यर्थ पुष्प है, ठीक है। और लेकिन और जो उसकी हेल्थ का स्टेटस देखो आप, ठीक है, तो गंड प्रदेश स्थूल है और लोमस युक्त है, लोमस मतलब बाल वगैरह, रोए वगैरह निकले हुए हैं, तो इसलिए हिर्सुटिज्म से कोरिलेट किया गया, क्योंकि हिर्सुटिज्म में भी मेल लाइक हेयर ग्रोथ होने लगती है फीमेल में ड्यू टू ऑब्वियसली हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, तो जो है ये हिर्सुटिज्म इसमें हो रखा है। पुष्प में ओवम नहीं है क्योंकि हार्मोन नहीं रहे होंगे, मेल हार्मोन उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फीमेल है ही नहीं तो ओवम नहीं है, ये पुष्पगनी है, ओके। तो पुष्प घन हो गया है, एकदम व्यर्थ चला गया, तो वृथा पुष्प में ऐसा उसमें वर्ड है। विकुटा, विकुटा देखते हैं, इर्रेगुलर, इर्रेगुलरली इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है। एक तो होता है कि रेगुलरली इर्रेगुलर, मतलब सपोज करो कि सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, जैसे मेंसेस जो है साइकिल जनरली 28 दिन का माना गया, ओके। तो इसमें इर्रेगुलर हो, मतलब कभी 40 दिन हो गया, कभी 20 दिन हो गया, फिर 40 दिन, फिर 20 दिन, फिर 40 दिन, फिर ऐसा इर्रेगुलरली चल रहा हो, ऐसा रेगुलरली इर्रेगुलर हो रहा हो। इसमें इर्रेगुलर का भी कोई पैटर्न नहीं, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कोई एक पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा। क्या इसके बारे में श्लोक है कि काल वर्ण प्रमाणे या विषमम पुष्पम रिचती, ठीक है, विषम पुष्प इसमें निकला करता, ठीक है, विषम पुष्प मतलब कि जो भी रजस्राव होता है, जो मेंसेस निकलता है, उसमें कोई समानता नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं है, विषम है वो, ठीक है, जिसे बिना किसी कारण के बल की ग्लानि होती है, उसे विकुटा कहते हैं। विकुटा में जो वी वर्ड है उससे हम विषम याद रख लेते हैं, ठीक है, और कुटा में जो क है उसे काल वगैरह याद रख लेते हैं, और साथ में बल और वर्ण और याद रख लेना पड़ेगा, ठीक है, बल नहीं वर्ण, सॉरी, काल और वर्ण। तो विषम काल और वर्ण है, एक काल वर्ण प्रमाण या विषमम, काल और वर्ण का प्रमाण विषम है, विषम पुष्प निकालती है, ये सब है, ठीक है। इस तरह करके विषम वर्ण और काल वर्ण, ये दो वर्ड याद हो गए, और अनियमित बल गिलानी रहती इसमें, ठीक है। ये खूब कुटी हुई है, ये तो आप याद है, विकुटा याद रखना। परिश्रुता, परिश्रुता नाम ही से लग रहा हो कुछ ना कुछ तो श्राव हो रहा है, श्राव का मतलब ही होता है डिस्चार्ज होना, तो क्या श्राव होगा, अब इस केस में तो वेजाइनल डिस्चार्ज होंगे, तो एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहे हैं, ल्यूकोरिया कह सकते हैं। तो अभिक्षणम स्रवते यस्या नारिया योनि कृसात्मन है, ठीक है, निरंतर लगातार बार बार जो है डिस्चार्ज होते रहते हैं, और जो फीमेल है वो कृस हो जाती है, दुबली पतली हो जाती है, उसको जो है परिश्रुता कहते हैं। इजी है मेरे हिसाब से याद रखना, क्योंकि नाम ही ने सब कुछ बता दिया। परिश्रुता मतलब डिस्चार्ज हैवी हो रहे हैं, हैवी डिस्चार्ज होने, अभिक्षणम स्रवते वर्ड यूज कर लिया इन्होंने, पतली बंदी पतली हो गई है, ठीक है। अंडगनी, ठीक है, अंडगनी अबॉर्शन ऑफ वेरी शॉर्ट जेस्टेशनल एज, ब्लास्टोसिस्टिक स्टेज, ठीक है, स्टेजेज होती हैं जेस्टेशन की अपनी, तो ये बहुत इनिशियल स्टेज में, जबकि कहो कि एक तरह से पूरा एम्ब्रियो ये सब बना ही नहीं था, वो अभी अंडा ही था, ओवम ही था, एक तरह से अंडा ही था,
तो इसलिए अंडघनी वर्ड यूज किया कि बहुत छोटी एज में ही जो है अबॉर्शन हो गया। ओके, श्लोका याद करते हैं, क्योंकि श्लोका भी इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि श्लोका रख के पूछ लेता है जैसे, तो उसी हिसाब से अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यस्य असत्व आलक्ष्यम, ठीक है, आलग्नम अंडम प्रपत्ति स्त्रिया, जिस स्त्री का आलक्ष्य मतलब दिखाई, जिसका लक्ष्य नहीं साध सकते हो आप, दिखाई नहीं दे रहा। आलग्न मतलब चिपका नहीं है अभी, ठीक है। आलक्ष्य मतलब दिखाई दे, सॉरी, आलक्ष्य दिखाई देने वाला, और आलग्न चिपका हुआ, अंड गिर जाता है, ठीक है। अंड स्त्री बीज जो है गिर जाता है, उस दारुण जातारणी को अंडगनी कहते हैं। ओके, ठीक है, आई एम सॉरी, ये आपका है दिखाई देने वाला और चिपका हुआ, ठीक है। दिखाई तो दे रहा है, चिपका भी है, बट अभी बहुत छोटी एज का, इसलिए अंडा ही यूज किया उसके लिए मतलब गर्भघनी, गर्भस्राव, गर्भपात ये वर्ड यूज नहीं किए, उसके लिए अंडा ही वर्ड यूज इसलिए किया क्योंकि बहुत वेरी शॉर्ट जेस्टेशनल एज का है। हालांकि दिखाई देने लग चुका है और चिपक चुका है, मतलब उसका इम्प्लांटेशन हो चुका है उसमें, तो अर्ली ब्लास्टोसिस्टिक स्टेज का है। दुर्धरा में देखो आप, न अति निवृत्त देह अंगो यश्या गर्भो विनिश्यति दुर्धरा नाम सागेय सुघोरा जातारणी। इसमें जो गर्भ का विनाश हुआ है वो गर्भ अभी पूरी तरह से उसके अंग वगैरह बने ही नहीं थे। न अति निवृत्त देह अंगो, देह के अंग पूरी तरह निवृत्त ही नहीं हुए थे। दुर्धरा, ठीक है, मतलब ठीक से धारण ही नहीं किया उसको, ठीक है। यह समझो कि देह उसकी ठीक से, उसकी धरा, उसकी देह ठीक से नहीं बनी हुई थी, ऐसा समझ के आप याद रख लेना। अत्यधिक निवृत्त नहीं हुआ तो ये दुर्धरा है। तो ये ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसा होता है कि सब अंग नहीं बने होते हैं, कुछ बन चुके हैं कुछ नहीं बने, ये दुर्धरा है। काल रात्रि, काल रात्रि देखो, मतलब ऐसा सुनने में लगता कि जैसे कि मुसीबतों की रात, ठीक है, बिल्कुल काल के समान रात्रियां हो चुकी है। तो प्री मैच्योर डिलीवरी होती है इस केस में, और जो बच्चा पैदा होता है यानी जो नियोनेट है उसकी मौत भी हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, मतलब डिलीवरी होगी, ठीक है, और उसके बाद बच्चा भी नहीं बचेगा नियोनेटल पीरियड में, यानी कि पहले 28 दिन के अंदर अंदर ही, 4 सप्ताह के अंदर अंदर वो मर लेगा। अच्छा, क्यों ऐसा इतना ज़्यादा मातम क्यों मनाया जा रहा है, इतना ज़्यादा काल रात्रि ऐसा वर्ड क्यों यूज किया है? पहले भी तो मृत्यु हुई है, अभी जस्ट पीछे दुर्धरा में भी तो हुई है। तो उन केसेज में क्या है कि अभी पूरे 9 महीने, मतलब समझो 7-8 महीने अभी बच्चा बड़ा हुआ नहीं था, उसके अंग भी ठीक से बने नहीं थे, तो उस केस में लोग इतना दुखी नहीं होते हैं। जिस केस में कि जब वो संपूर्ण अंग वाला बन चुका है, संपूर्ण अंग वाला बन चुका हो, इतने टाइम जो है लेडी ने उसको रखा है, अब उसकी जो है प्री मैच्योर डिलीवरी, फिर उसकी डेथ भी हो गई है कुछ टाइम रहने के बाद, नहीं कुछ ऐसा नहीं निकलते ही तुरंत हुई, तो कुछ टाइम रहा भी है फिर डेथ हुई है। तो संपूर्ण अंग हो चुके थे गर्भ के, ठीक है। और जब गर्भ संपूर्ण अंग हो चुका है, डिलीवरी हुई, नियोनेटल पीरियड कुछ टाइम बिताया भी, फिर डेथ होती, तो परिवार में काल रात्रि जैसा टाइम मातम सा हो ही जाता है। तो संपूर्ण अंग यदा गर्भ हरते जाता हरणी काल रात्रि सा प्रोक्ता दुखात स्त्री से तत्र जीवती। उसमें जो स्त्री है उसको इतना ज़्यादा दुख होता है कि वो फिर वो दुख पूर्वक जिया करती, क्योंकि मतलब बहुत बड़ा, वैसे भी तो डिलीवरी जो है सेकंड लाइफ होती है फीमेल के लिए, डिलीवरी के बाद सेकंड लाइफ मिलती, और उसमें फिर इस तरह की सारी एक्सपेक्टेशंस ऐसे हो जाए तो दुखात स्त्री तत्र जीवती, संपूर्ण हो चुका था, संपूर्ण अंग यदा गर्भ, ऐसा याद रखना। हिंदी तो सब में लिखी ही है। मोहिनी, ठीक है, ओके, मोहिनी पे देखो, अबॉर्शंस ड्यू टू डिजीजेज ऑफ द मदर यथा विसर्जते गर्भ प्रतीतो अथवावथ मुच्यते स्त्री विनाशाय सा प्रोक्ता मोहिनी जातारणी। जिसमें गर्भ जो है संसक्त नहीं होता या संसक्त होकर गिर जाता है, साथ साथ स्त्री को मूर्छा आदि से आक्रांत कर नष्ट कर देती है, वह मोहिनी जातारणी, ठीक है। तो मोहिनी जो है ये आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। स्त्री ही विनाशाय एक ऐसा वर्ड आया है इसमें, हालांकि इस वर्ड का मतलब ये है कि जिस स्त्री को ये जातहरणी होती है ये उसका नाश कर देती है। लेकिन आप याद रखना कि मोहिनी, ऐसे ना देवताओं की अप्सरा नहीं हुआ करती थी मोहिनी ये सब, तो मोहिनी नाम की जो स्त्री ऐसा लगता है बड़ी मोह लेने वाली है, तो ऐसी जो स्त्रियां होती है जो मोह लेती है वो विनाश भी कर सकती है। वैसे भी जिंदगी में कोई भी चीज़ जो आपको मोह ले, आपको कन्फ्यूज कर दे, ठीक है, बुद्धि को ढक ले, वो विनाश ही करती है। तो मोहिनी जो है वो स्त्री ही विनाश करने वाली होती है। तो मोहिनी से याद रखना स्त्री विनाश है, एक वर्ड तो याद हुआ,
ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे याद रखना भैया, थोड़ा ये याद रखना पड़ेगा। विसर्जते गर्भे प्रतीतो वाथ मुच्यते, गर्भ जो है अभी संसक्त नहीं होता है, संसक्त होने के बाद भी जो है गिर गया तो अबॉर्शन है ये, ड्यू टू डिजीज ऑफ मदर। ये वर्ड है स्तंभनी, या आधा से ये पूरा बन नहीं पाया, ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा, ये स्तंभनी, ये ऐसा है, ऐसे लिखने में अजीब सा लग रहा होगा देखने, अब सही लगेगा। तो अभी जो स्वेदन स्तंभन जो होता है ना, ब्रीहण लंघन स्वेदन स्तंभन स्नेहन रुक्षण, तो स्वेदन स्तंभन वाला जो स्तंभन है वही स्तंभन है। और स्तंभन का मतलब होता है कि एक जगह पे जकड़ जाना, जाम हो जाना, इस तरह की चीज़ें। तो इसमें जो है क्विकनिंग नहीं है, बट फीटस जो है एकदम मतलब स्टिल हो गया है, ठीक है, स्टिल हो गया, कोई स्तंभित हो गया है, कोई हिलडुल नहीं रहा, क्विकनिंग नहीं है इसमें। तो यस्य ना स्पंदते गर्भ है, तो इजीली पकड़ लोगे, स्पंदन नहीं हो रहा तो स्तंभित हो गया, तो स्तंभनी नाम सा स्मृता, उसको स्तंभनी कहते हैं। फिर आप देखो क्रोशना, ठीक है, क्रोश वर्ड, क्रोश का मतलब होता है चिल्लाना, उपद्रव करना, ठीक है। तो उदरस्थो या यथा क्रोशते, क्रोशना नाम समर्थ है। उदर स्थित गर्भ जिसमें क्रोश उपद्रव करता है उसको क्रोशना नाम की जातारणी कहते हैं। तो ये सारे के सारे आपके साध्य जातारणी वाले हो जाते हैं। साध्य शुष्क कटम्बरा ने विकट परिस्थितियों में पुष्प और अंडे को दुर्धर तरीके से लाई और उनको काल रात्रि में मोहित करके कोसा, ऐसा हमने याद किया था पीछे। तो शुष्क से अब शुष्का, कटम से कटम्बरा, विकट से विकूटा, परिस्थिति से परिश्रुता, ठीक है, पुष्प से पुष्पघनी, अंड से अंडघनी, दुर्धर से दुर्धरा, काल रात्रि से काल रात्रि, मोहित से मोहित, और स्तंभित से जो है स्तंभनी। सारे के सारे 11 के 11 साध्य जातारणियों के नाम आपको याद होते हैं। वर्ड में मीनिंग छुपे हुए हैं, बस उनसे आपको श्लोका पकड़ना है और काम कर लेना है, बस खत्म हो जाएगा। फिर आती है याप्य जातारणी, बहुत छोटा सा टॉपिक अब आगे बढ़ता है। याप्य में तो ऐसे अच्छे याद करने का कुछ ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। 16 होती हैं, याप्य 16 है, ठीक है। असाध्य जो है 8 है जस्ट उसकी, ठीक है, ओके। अच्छा, धर्म कर्म युक्त स्त्रियों में याप्य होती है, ऐसा नहीं कि हर किसी में याप्य होती है, जिसने धर्म कर्म किए हो उसमें याप्य है, नहीं तो निकाल भी दी। नाकिनी,